नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्लड। सो ब्लड का टॉपिक तो इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा तो है नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा आपको, और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो जीके का कोई भी एसएससी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हमारे, उसमें एक क्वेश्चन इस यहाँ से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम ब्लड क्या है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कौन सा टिश्यू है? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही बनता है पहला कि ब्लड विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो आपका वहाँ पे आएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हमारे इनके साथ कर लेते हैं जो हमने सेल के टॉपिक में किए थे। सबसे पहले है बोन। बोन भी क्या है? हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। एंड कार्टिलेज भी हमारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इन फ्लूइड फॉर्म, ये ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू तो है, पर कौन से फॉर्म में है? फ्लूइड के फॉर्म में। इसको ब्लड को और क्या बोला जाता है? ब्लड इज कंसीडर एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि फ्लूइड ऑफ लाइफ कौन है? वो है हमारा ब्लड। और क्यों? क्योंकि ये ना फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। ये लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेज देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज, इसको बोलेंगे हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3 कि फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्या है? कि इट इज़ नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरी न्यूट्रेटिव सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल द टिश्यूज। ठीक है, द ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ because it protects the body against the disease and get rid of the waste product and unwanted substances, transporting them excretive organ like kidney। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये चौथा क्वेश्चन बन जाता है कि फ्लूइड ऑफ लाइफ कैसे है? क्योंकि ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कैरी करता है हमारे न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू द ऑल द टिश्यू। एंडोक्राइन, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ही डक्टलेस हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, द ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो ये फ्लूइड ऑफ हेल्थ कैसे हो जाता है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी अगेंस्ट द डिजीज एंड गेट रीड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम टू द एक्सक्रीटिव ऑर्गन लाइक किडनी। अब कर लेते हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज। ब्लड की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है कलर, सेकंड है वॉल्यूम, थर्ड है रिएक्शन एंड pH, फोर्थ है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फिफ्थ है विस्कोसिटी। तो कलर क्या है? देखो सबको पता है कलर क्या है, रेड कलर है। पर इस रेड कलर में हमें तो कॉमन कलर पता है कि ब्लड का कलर क्या है, रेड है। पर यहाँ पे जो आर्टरी और वेन्स हैं हमारी, क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स, उनका कलर क्या है, अलग अलग है। जो आर्टेरियल ब्लड है उसका कलर क्या है, स्कारलेट। क्या है, स्कारलेट। देखो हम जब हमने कभी, जैसे हमारा खून निकलता है बाहर और या फिर सैंपल आप ले लेते हैं, तो उसमें देखना कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा कलर, रेड कलर आपको दिखाई देगा। पर आर्टरीज का जब आप ना कलर लेंगे तो लाइट ग्रीन, जैसे स्ट्रॉबेरी कलर होता है ना, वैसे ही हमें देखने को मिलता है। तो इस कलर को हम बोलते हैं स्कारलेट। और वेन्स में होता है हमारा
पर्पल रेड कलर। पर्पल रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि मोर कार्बन, इसमें तो ज़्यादा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 5th बनेगा कि ब्लड का कलर क्या है, वो है रेड। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा कि आर्टरीज में कलर, ब्लड का कलर क्या होता है, वो होता है स्कारलेट। क्वेश्चन नंबर 7 कि वेन्स में ब्लड का कलर क्या होता है, पर्पल रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आपको पता ही है कि आर्टरीज, ये तो क्वेश्चन कॉमन है जो कि हर एग्जाम में आ चुका है पहले भी, कि आर्टरीज में विच टाइप ऑफ ब्लड, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने एक एक वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। अब कर लेते हैं वॉल्यूम। देखो, हमें तो ये पता है कि जो मेल है और फीमेल है और इन्फेंट है, मेल में 14 से 16 ग्राम हम देखने को मिलता है, फीमेल में 12 से 14 ग्राम देखने को मिलता है नॉर्मल, और इन्फेंट में 17 ग्राम नॉर्मल होता है, ठीक है। इन्फेंट में ब्लड कितना होता है, 17 ग्राम होता है। तो ये तो हम जब हम चेक करवाते हैं तो हम देखते हैं जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 14 to 16 है। बट एक एवरेज जो वॉल्यूम होती है ना ब्लड की, नॉर्मल अडल्ट, एक अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट में जो वॉल्यूम होती है ब्लड की, वो होती है 5 लीटर। क्या होती है, कितनी होती है, 5 लीटर। यही क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 10 कि पूछा जा सकता है आपसे कि वो हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो उसमें लिखना है हमें 5 लीटर। अब किसी को पता ही ना हो 5 लीटर का, तो वो क्या करेगा, वो 14 से 16 ग्राम करके आएगा। न्यू बॉर्न बेबी, द वॉल्यूम ऑफ 450 ml, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी में कितना होता है वॉल्यूम, 450 ml इनफ होता है। जीवन जो बॉडी की सर्वाइवल स्टेज होती है उसके लिए 5 लीटर, और इन न्यू बॉर्न बेबी के लिए 450 ml। इट इंक्रीज ड्यूरिंग growth and reach 5 liter at the time of puberty. In females, it is slightly less and it above 4.5 liter. It is about 8% of the body weight in a normal young healthy adult weighing about 70 kg। और आपको लर्न करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो हमारा 5 लीटर है, और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 450 ml होना चाहिए, और फीमेल्स के अंदर 4.5 लीटर होना चाहिए। अब रिएक्शन एंड पीएच देख लेते हैं। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, क्या है, ब्लड क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, और इसका जो पीएच है, वॉल्यूम है, वो नॉर्मल है, वो कितना है, 7.4 पीएच है। अब देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड। तो ये लैब वाले बच्चों के में आ सकता है, लैब टेक्नीशियन और ब्लड बैंक बच्चों में। ये जो ग्रेविटी है ये उन बच्चों में के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो ज़रूर इनको लर्न कर लेना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड 1052 to 1061 की 1052 से 1061, और ब्लड सेल्स की ग्रेविटी है 92 से 101, और प्लाज्मा की क्या है 22 से 26, 1022 से 1026। ब्लड की विस्कोसिटी क्या, ब्लड इज़ 5 times मोर विस्कस देन वाटर, ठीक है। तो ब्लड जो है वो वाटर से ज़्यादा क्या है, विस्कस है।
इट इज़ मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। विस्कस क्यों है? क्योंकि आरबीसीज और इसमें क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। अब करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस से बनता है? ब्लड कंटेन द ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट एंड लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा। जो उसका लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है, देखो प्लाज्मा में सॉलिड 7.8% होता है, वाटर 92.93% होता है प्लाज्मा में। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड। एंजाइम्स कौन कौन से? अमाइलेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, एसिड फोस्फेट, अल्कलाइन फोस्फेट, लाइपेज, एस्ट्रेज, प्रोटीज, ट्रांसमिनेज। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस अमोनिया, केटनिन, जेंथिन, हाइपोजेंथिन एंड यूरिया, यूरिक एसिड। एंटीबॉडीज भी होते हैं इसमें, और इसमें कुछ गैसेस होती हैं हमारी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर। ये लैब टेक्नीशियन जो बच्चे हैं और ब्लड बैंक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उनके यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। अब करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमारे 3 टाइप्स के सेल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। एंड थर्ड, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ से क्वेश्चन आया था एम्स में, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स यही पूछा गया था कि प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब कर लेते हैं हेमाटोक्रिट वैल्यू। लैब वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट और अदर डिपार्टमेंट में यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है और एग्ज़ाम में। ब्लड इज़ कलेक्टेड इन एक ट्यूब में हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, उस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? हेमाटोक्रिट। अलोंग विद ए सुटेबल एंटीकोगुलेंट और सेंट्रीफ्यूग फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो सुटेबल एंटीकोगुलेंट डाल देंगे और सेंट्रीफ्यूग फॉर 30 मिनट। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स जो जैसे घूमने वाली मशीन होती है ना, घुमाने वाली, जो सैंपल डाल दिए जाते हैं और वो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इनको सेपरेट कर देती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक और बता देती हूँ कि जो क्रीम है, क्रीम से जो घी बनता है, मीन्स यहाँ पे दही लगा लो, कर्ड। दही से जो हम घी निकालते हैं वो कौन से फोर्स से निकालते हैं? वो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही निकालते हैं। ये जीके के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है तब वो दही से मक्खन बनता है। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 30 मिनट्स करते हैं और स्पीड 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। द रेड ब्लड सेल सेटल डाउन एट द, जो आरबीसी सेल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हमारा प्लाज्मा है वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा। तो प्लाज्मा फॉर्म्स 55%, जो प्लाज्मा है वो 55% होगा और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 45% हो। टोटल ब्लड में 55% प्लाज्मा होगा और 45% ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल। वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड। जब हम ब्लड की वॉल्यूम को परसेंटेज में डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलेंगे हेमाटोक्रिट वैल्यू। क्या बोलेंगे? हेमाटोक्रिट वैल्यू एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, PCV।
In between the plasma and the red blood cell there is a thin layer of white buffy coat. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 11, कि वाइट बफी कोट क्या होता है। तो वाइट बफी जो कोट होता है वो एक थिन लेयर बनती है, और वो किसके बीच में बनती है, वो बनती है जैसे कि ऊपर तो हमारा आया प्लाज्मा, ये तो हमारा क्या है प्लाज्मा, और ये है हमारे आरबीसी जो कि नीचे बैठ गए थे। तो जो इनके बीच में जो लेयर बनेगी ना वाइट कलर की, ठीक है, जो वाइट कलर की जो लेयर बनेगी इसको बोलेंगे वाइट बफी कोट। द वाइट बफी कोट इज फॉर्म बाय द एग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो वाइट बफी कोट है इसमें क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स एंड हमारे प्लेटलेट्स हैं। अब करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर, एक सबसे पहले तो प्लाज्मा का कलर क्या है, प्लाज्मा का जो कलर है ये स्ट्रो कलर्ड क्लियर है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इट कंटेन, ये कंटेन करता है 91% to 92% of water and 8 to 9% of solid. The solid are the organic and inorganic substances. Gives the normal value of some important substance in the blood. अब कर लेते हैं सीरम। सीरम किसको बोलते हैं, लैब वाले बच्चे जब लैब के टेस्ट लेने जाते हैं, कोई भी आप जाता है तो वो कहता है कि सीरम निकाल लो, सीरम सेट कर दो इस ट्यूब में, तो वो देख लेते हैं अब सीरम क्या है। सीरम इज ए क्लियर स्ट्रोकलर्ड फ्लूइड दैट ooze फ्रॉम ब्लड क्लॉट व्हेन द ब्लड इज शेड एंड कलेक्टेड इन ए कंटेनर। ठीक है, ब्लड इज शेड और कलेक्टेड इन ए कंटेनर, निकाल लिया है। इट क्लोट्स इन दिस प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। क्वेश्चन नंबर 12 कि फिब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन एंड ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन दिस फिब्रिन फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। आफ्टर अबाउट 45 minutes सीरम ooze आउट ऑफ द ब्लड क्लॉट। सीरम जो होता है हमारा वो आउट हो जाएगा किससे, ब्लड क्लॉट से। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, सीरम इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड सेल्स। ठीक है, सीरम सेपरेट हो जाएगा किससे, ब्लड सेल से। एंड क्लोटिंग एलिमेंट्स बाय सेंट्रीफ्यूगल, वॉल्यूम ऑफ द सीरम इज ऑलमोस्ट द सेम एज द डेट ऑफ प्लाज्मा, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम। तो इसने ये क्या किया है कि जो वॉल्यूम है ब्लड की और सीरम की वो क्या आएगी, वो सेम होगी। इट डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजन। ठीक है, तो इसमें जो प्लाज्मा ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजन, प्लाज्मा में सिर्फ क्या एब्सेंस होगा, वो होगा फिब्रिनोजन। सीरम कंटेन्स ऑल द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट फिब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 13, ये लैब वाले बच्चे देखेंगे कि ये उनके लिए ही है। फिब्रिनोजन इज एब्सेंट इन सीरम। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि फिब्रिनोजन एब्सेंट इन, तो आपको आंसर देना है सीरम में एब्सेंट होता है बिकॉज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग। जब ब्लड क्लोट हुआ था तब क्या हो गया था, तब ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, फिब्रिन में। तो सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। अब कर लेते हैं ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। देखो ब्लड के फंक्शन देखने तो ये सबको पता ही है, ऑलमोस्ट सबको पता होंगे, और नहीं पता है तो अब देख लेते हैं। सबसे पहला तो न्यूट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, सेकंड है रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्लड का क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, ब्लड नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी, तो सब कुछ क्या कर लेता है, ब्लड कर लेता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्टोरेज फंक्शन एंड डिफेंस
फंक्शन। ठीक है, तो देखो डिफेंस फंक्शन हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। और आप देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी एक बार पढ़ लेना आप। न्यूट्रिटिव फंक्शन चलो मैं ही करा देती हूँ। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन डिराइव फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम GI tract and carry by blood to different parts of body for growth and प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में वो लंग्स कैरी करते हैं CO2 एंड लंग्स हमारी जो बॉडी कैरी करती है लंग्स से वो O2 कैरी करती है, और लंग्स कैरी क्या करते हैं, कौन सी गैस कैरी करते हैं, CO2। एक्सक्रीटरी फंक्शन में वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन टिश्यू, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर रिमूव by blood and carry to the excretive organ like kidney, skin, liver etc. ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। देखो हार्मोन्स जो होते हैं ना ब्लड के अंदर क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, उनको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछ लिया जाता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं एंड ये हार्मोन्स कौन से कैसे होते हैं, डक्ट, इनको ये डक्ट होते हैं, डक्टलेस होते हैं, तो इनकी कोई डक्ट नहीं होती। डक्ट का मतलब है कि कोई भी जैसे कि आर्टरीज है, वेन है, आर्टरी वेन में ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आर्टरी वेन है ये हमारी क्या है, ये डक्ट्स हैं, तो इनकी क्या है कि कोई पाइप नहीं है। ठीक है, देसी भाषा में बोलेंगे कि हार्मोन्स की एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं इनकी कोई भी पाइप नहीं है। ठीक है, और पाइप नहीं है तो ये किसके साथ वर्क करते हैं, ये करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर ही क्या होते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और RRB में भी आ चुका है ये, और ESI में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं और यही हमसे गलत हो जाते हैं। कई बार जो एग्जामिनर होता है थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेता है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। Water content of the blood is freely interchangeable with interstitial fluid. This help in regulation of water content of the body. Regulation acid-base balance. Plasma protein and hemoglobin act as buffer, help in regulation of acid. Body temperature balance करता है heat gain and heat loss. Storage function. Water and some important substance like protein, glucose, sodium, potassium constantly required by the tissue. Blood serve as a ready-made source for these substances. देखो यहाँ पे क्या है, स्टोरेज फंक्शन में ब्लड सर्व करता है एक रेडीमेड सोर्स फॉर these substances. These substances are taken from blood during the condition like starvation, fluid loss, electrolytes लॉस एक्सेट्रा। जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, या बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करता है, ब्लड अपना फंक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि रेडीमेड हम कपड़े ला के रखते हैं कि एकदम अगर कहीं जाना होता है अचानक से पार्टी में, तो हम वो जल्दी से कपड़े रेडीमेड खरीदेंगे और पहन के चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा ब्लड स्टोरेज फंक्शन में वर्क करता है। डिफेंस मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से बनेगा आपका, बनेगा नहीं और बनता है। ठीक है, एम्स ऋषिकेश में यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका। और मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर किसी के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। मैं फिजियोथेरेपी की तो मैं आपको बता ही रही हूँ, जो अलग अलग मैं आपको बता रही हूँ कि देखो यहाँ से फिजियोथेरेपी का भी क्वेश्चन बन सकता है, हर एक डिपार्टमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो ब्लड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन। जो WBC हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं जो हमारे, वो क्या हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म में बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं।
साथ में हमने पीछे पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स engulf the bacteria by phagocytosis. Lymphocytes are involved in development of immunity. Eosinophils are responsible for detoxification, disintegration and removal of foreign protein. तो अब यहाँ पे देख लो कौन कौन से डिफेंस हमारे सेल्स वर्क करते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लिख देती हूँ. हाँ देखो, फर्स्ट लिखते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. इंगल बैक्टीरिया ये क्या वर्क करते हैं? फैगोसाइटोसिस का. क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस. लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं? डेवलप इम्यूनिटी. इस्नोफिल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो ये डिटॉक्सिफिकेशन, disintegration and removal of foreign proteins. Most important, इन टॉपिक्स को हल्के में मत लेना प्लीज़, ठीक है. ये आपको ऐसे लर्न करना है. न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड इस्नोफिल्स. अब आपके क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन और डिसइंटीग्रेशन कौन सा सेल्स करवाता है? तो आपको लिखना है इस्नोफिल्स. फैगोसाइटोसिस का वर्क कौन करता है? कौन से सेल करते हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट हमारी इम्यूनिटी को कौन से सेल डेवलप करते हैं? वो हैं हमारे लिम्फोसाइट्स. अब हम बात करते हैं, देखो आरआरबी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है. मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक कैंडिडेट ने बोला कि मैम पैटर्न बताओ कि आप हमें तैयारी कैसे करनी है. तो आरआरबी के आपको एग्ज़ाम में क्या करना है? देखो आपके पहले ही सब्जेक्टिव सिलेबस में, फिजियोथेरेपी सब्जेक्टिव सिलेबस में अब साइकोलॉजी दी हुई है. साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी. साइकोलॉजी से 2 क्वेश्चन आते हैं, सोशोलॉजी से 2 क्वेश्चन आते हैं. आज मैंने अपने नोट्स में से साइकोलॉजी के क्वेश्चंस निकाले हैं और मैं ये वीडियो आपको डालने वाली हूँ रात को, ठीक है. तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि साइकोलॉजी के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. फिर सोशोलॉजी की भी बनाऊँगी. सेकंड है फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी. बहुत क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आरआरबी में. कम से कम यहाँ से आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है, क्योंकि 70 क्वेश्चन आएंगे. तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके फिजियो से मिलेंगे. इसलिए मैंने सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजी शुरू करवाई है. और हर एक डिपार्टमेंट में फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी आएगी. लैब जितने भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम हैं आरआरबी के, उनमें सेम पैटर्न आएगा, ठीक है. तो आप सबसे पहले हम वैसे डिस्कस करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे. मेरे को ना मौका नहीं मिलता है, मेरे को टाइम भी, बच्चे भी पास में होते हैं तो वो कुछ करने नहीं देते, क्योंकि ये वीडियो इतनी मुश्किल से मैं डाल पाती हूँ कि जितनी ज़्यादा जल्दी डलें उतना ही आप सबका बेनिफिट हो और नॉलेज भी गेन हो, और आपके एग्ज़ाम में भी, आने वाले एग्ज़ाम में भी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको कॉन्फिडेंस बना रहे. सो जाते जाते प्लीज़
मेरी वीडियो को लाइक कर दो भाई सारे। लाइक कोई नहीं करता है, देखो कितने सारे व्यूज़ हो जाते हैं पर लाइक एक भी कैंडिडेट नहीं करता। अरे भाई बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है, अपने बच्चों को अपने से दूर करके वो वेट करते रहते हैं कि मम्मा कब फ्री होएगी, कब हमें पूछेंगी और हमारा काम करेंगे, हमें दूध पिलाएंगे, और ऊपर से आप भी फ़ोन लाइक करते हैं। तो चलो कोई नहीं, अगर मन है तो कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन से ही आपको मिल पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। देखो 3 पेज के टॉपिक में मैंने आपको कितने क्वेश्चन बना के दे दिए हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात और है, प्लीज़ ये बता दो कि वीडियो ठीक बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट मुझे कमेंट नहीं करके बता रहा है कि मैम नहीं, बिल्कुल सही वीडियो चल रही हैं और ऐसे ही आप बनाते रहना। सो थैंक यू सो मच टुडे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पर होगी, ठीक है। और ये जो फिजियो की वीडियो हैं ये तो चलती ही रहेंगी, ये तो अभी क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक बंद नहीं होगी, ठीक है। पर बीच बीच में मैं आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, सोशोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, रिसर्च के क्वेश्चन हो गए, ये सारी मैं वीडियोज़ आपको अब बना के दूँगी। थैंक यू सो मच।